हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 या फिर हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट एड ऑन का दूसरा वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग पहले वीडियो में जो भी चीजें कवर की थी उसके बाद वाले जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स वाला टॉपिक, उसको हम लोग एकदम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे अच्छे से। उसमें से भी कौन सा टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक्स डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। पर आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज पहला वाला वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी बेसिक आइडिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग कैसे हमारे पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे, पीरियोडिक टेबल की रचना कैसे की गई है, वो सब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, मोस्टली आपको उन चीजों में अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, पर उससे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है खुद से थोड़ा, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि मैंने क्विकली गो थ्रू किया है उस वीडियो से और उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया है जिन चीजों में शायद आपको दिक्कत आ जाए समझने के लिए। ओके, तो आप बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो दोस्तों, हम लोग ने प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में ये दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, अब इसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आईई मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको समझना भी थोड़ा अच्छे से बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, मोस्टली एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इतना नहीं होता है। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझना जरूरी है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, फिर ये वैलेंस या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एनोमलस प्रॉपर्टीज और ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स और केमिकल रिएक्टिविटी के बीच में जो रिलेशन है, इसको हम लोग फटाफट गो थ्रू करेंगे। ओके, ये समझने के लिए भी काफी आसान है। तो इसमें जो भी चीजें समझाने की जरूरत है थोड़े डिटेल में, जो इसमें शायद आप फंस सकते हो, वो मैं बिल्कुल समझाऊंगा। बाकी की चीजों के लिए हम लोग फटाफट गो थ्रू करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलो अब शुरू करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियस से। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बहुत सिंपल है, हम लोग ने पढ़ाई है ना, ज्योमेट्री में भी पढ़ा है यार। सर्कल का रेडियस क्या होता है? उसके सेंटर से लेके, राइट, उसके जो सरकमफरेंस वाला पार्ट होता है, सेंटर से लेके लास्ट सरकमफरेंस वाला जो मतलब सरकमफरेंस होता है, उस सरकमफरेंस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो अब एटम के लिए भी कुछ ऐसा ही डेफिनेशन होगा। एटॉमिक रेडियस मतलब उसके सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। सबसे लास्ट कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस होगा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा डेफिनेशन, और इसी को हम लोग मान के आगे तक चलेंगे, सारे इसके ट्रेंड्स जो होंगे वो भी समझेंगे। पर इसके अलावा भी एक डेफिनेशन है, मतलब वो बेस्ड है, जैसे कि हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, चैप्टर नंबर 2 इससे पहले, और आपको जरूर पढ़ना है उस चैप्टर को, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स होंगे ओके वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके होंगे। ओके, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, क्वांटम थियरी वगैरह, मतलब क्वांटम जो नंबर्स है वो सब आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर एक तो डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू द पॉइंट, ओके, उस पॉइंट तक जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ओके मैक्सिमम है। अब ये भी पढ़ी हम लोग ने, यही चीज हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ी है। देखो, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस पॉइंट तक मैक्सिमम है वहां तक ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके पार हमें इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके पार वाला हम लोग चीज पकड़ते नहीं, उसके पार वाला स्पेस हम लोग पकड़ते नहीं है रेडियस में। उसके पार वाली चीज को हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है जाने दो, यहां तक ही मैक्सिमम है ना इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ न्यूक्लियस से लेके यहां तक का डिस्टेंस है हमारा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि यहां तक हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ओके, ये है आउटर मोस्ट पॉइंट जहां तक हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चांसेस ज्यादा जब तक है तब तक ही हम लोग कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम लोग कंसिडर नहीं करते। ओके, कि भाई यहाँ इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास, तो यहां तक मिलेगा, चलो यहां से लेके यहां तक है हमारा एटॉमिक रेडियस। ओके, ऐसे इसका दूसरा डेफिनेशन है। बात सिंपल है। अब ये 3 टाइप के होते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, मेटालिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया और वैन डर वाल्स रेडिया। ओके, तो मेटल्स के हम लोग रेडिया, मेटालिक रेडिया ऐसे
उसको रेफर करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स के केस में हम लोग मोस्टली उसके रेडिया को कोवेलेंट रेडिया करके रेफर करते हैं। और इनर्ट गैसेस, ओके, अब क्योंकि देखो मेटल्स मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं तो हम लोग मेटालिक रेडिया करके रेफर कर रहे हैं, नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं तो कोवेलेंट रेडिया करके रेफर कर रहे हैं। इनर्ट गैसेस जो होते हैं वो तो कुछ भी नहीं बनाते, ओके, वो तो बेचारे एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, इनको रिएक्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसीलिए ये रिएक्ट ही नहीं करते ना, तो इसीलिए हमको इनका रेडियस को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडिया, जो भी हम लोग पढ़ेंगे आज अच्छे से डिटेल में। ओके, फटाफट देख लेते हैं आगे ये तीनों भी रेडियाज क्या क्या होते हैं। ओके, तो ये जो तीनों रेडियाज है इनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है टेक्स्ट बुक में, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे इनको। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में कोवेलेंट रेडिया देखेंगे। ओके, अब होमोन्यूक्लियर मतलब क्या, सेम न्यूक्लियस वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब सेम न्यूक्लियस किसके पास होगा भाई, सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स के पास ही होगा ना, राइट, सेम एलिमेंट के एटम्स के पास सेम न्यूक्लियस होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एलिमेंट के, ओके, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, क्लोरीन का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो यहां पर मैंने लिया क्लोरीन, यहां पर लिया मैंने क्लोरीन। ओके, तो ये हो गया हमारा होमोन्यूक्लियर सेम न्यूक्लियस वाले एलिमेंट के एटम्स, ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। आगे बात समझ में, ये इनके केस में कोवेलेंट रेडिया क्या होता है, देखो अगर मैं इस क्लोरीन एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करूं और इस वाले को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ओके, ये दोनों का न्यूक्लियस है, तो इनका जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बात आ गई समझ में। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब हम लोग हाफ करेंगे, ओके, तो हाफ करने के बाद जो भी डिस्टेंस हमें मिलेगा उसी को कहते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडिया। सिंपल सी बात है। ओके, अब ये जो कोवेलेंट रेडिया है क्या, अभी मैंने बताया हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बरोबर। देखो किसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, ओके, और कैसे बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड, ओके, बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में। मेटालिक रेडियस क्या है फिर, अब ये भी एकदम ऐसी उसी तरह का है। ओके, यहां पर देखो मेटल के दो एटम्स हम लोग ले रहे हैं ऐसे, सपोज, ओके, 3 भी ले लेते चलो, या फिर 4 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो दोनों है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेटालिक रेडियस। सिंपल सा है, राइट। तो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके, किसके बीच में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड मेटल एटम्स इन अ लैटिस। ओके, अब ये जो मेटल एटम्स है ये मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ओके, सॉलिड स्टेट में हम लोग 12th क्लास में भी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ओके, या फिर आपने इसके पहले पढ़ भी चुका होगा। ओके, लैटिस कुछ हर एक पर्टिकुलर शेप का लैटिस होता है। ओके, तो ये सपोज मैं क्यूबिक वाला लैटिस बना रहा हूं, ओके, तो ऐसे मेटल एटम्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए होते हैं। ओके, ऐसे होता है कुछ स्ट्रक्चर। ओके, फिर आगे वैन डर वाल्स रेडिया, तीसरा वाला रेडिया। तो ये क्या है, अब इसको थोड़ा समझना, थोड़ा देखो ध्यान से समझना इसको। अगर मैं, ओके, 2 क्लोरीन के एटम्स लिए जो बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली, यहां पर भी मैंने क्या किया, ऐसे ही 2 क्लोरीन एटम्स लिए जो बॉन्डेड है एक दूसरे से। ओके, अब ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, ये देखो ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है। अब इन मॉलिक्यूल्स में, ओके, ये जो 2 एटम्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला एटम और ये वाला एटम, मैंने क्या किया, ये 2 एटम्स पहले थोड़े दूर थे, ओके, ये, ओके, और ये सब बात चल रही है सॉलिड स्टेट में। ओके, पहली बात समझ लेना। तो ये सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है, ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पहले दूर थे एक दूसरे से। ओके, ऐसे मैंने क्या किया, एकदम इन 2 एटम्स को ट्राई किया कि एकदम जितना करीब हो सकते उतना करीब आ जाए, शॉर्टेस्ट उनके बीच में, मतलब जितना करीब हो सकता है ना उतने करीब ये दोनों आ जाए। ओके, तो मैंने इनको जितना करीब हो सकता है उतने करीब लेके आए, तो ये हो गया उसका सबसे करीब वाला पॉइंट, एक दूसरे को टच कर दिया ये लोगों ने, उतना ही उसका करीब वाला पॉइंट है। ओके, तो अब ये जो करीब वाला पॉइंट है ना, ये हो गया इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आगे बात समझ में। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हाफ कर देंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा वैन डर वाल्स रेडिया। ओके, तो क्या है वैन डर वाल्स रेडिया, हाफ,
ओके, द इंटरन्यूक्लियर शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, अब यहां पर हम लोग शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग एकदम करीब लेके आए ना दो एटम्स को, इसीलिए। तो हाफ द शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किनके बीच में, बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स। ओके, ये जो क्लोरीन के सिमिलर एटम्स है, ओके राइट, बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल्स, सेपरेट मॉलिक्यूल्स के। आगे बात समझ में, ओके, कहां पर, इन सॉलिड, जो मैंने पहले बता दिया आपको। ओके, अब ये हम लोग कंपैरिजन अगर देखेंगे वैन डर वाल्स रेडिया का कोवेलेंट रेडिया से, तो ध्यान देना यहां पर, देखो ये है वैन डर वाल्स रेडिया, ये देखो ये वैन डर वाल्स रेडिया है, और कोवेलेंट रेडिया देखो, कोवेलेंट रेडिया ये है। क्यों? क्योंकि देखो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका हाफ करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये कोवेलेंट रेडिया है, ये है वैन डर वाल्स रेडिया है। अगर आप खुद भी बना के देखोगे, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वैन डर वाल्स रेडिया है, ओके, ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा दिखेगा आपको एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडिया है यहां पर। ओके, देखो यहां पर भी दिख रहा है आपको, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है। ओके, आगे बात समझ में, वैन डर वाल्स रेडिया इज वी लिखा है, सॉरी इसको डब्ल्यू नहीं है, ये वी है, वैन डर वाल्स रेडिया इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडिया। ओके, ये बात ऐसे समझ में आ गई, ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से एकदम। ओके, अब इनर्ट गैस के केस में जैसे मैंने बताया, ओके, हम लोग मोस्टली इनके रेडियास को वैन डर वाल्स रेडिया के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। ओके, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेचारे किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो इनका जो हम लोग रेडिया ढूंढेंगे ना, तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो इनका रेडिया ढूंढने के लिए यही हमको मेथड अपना अप्लाई करना पड़ता है। ओके, जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है उनको सबसे करीब लेके आ जाए, शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उनका लेके आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग उसका हाफ करेंगे तो हमको मिल जाता है वैन डर वाल्स रेडिया इनके केस में। ओके, इनर्ट गैस के केस में, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते। अगर बॉन्ड बनाते, देखो कोवेलेंट रेडिया हम लोग निकाल पाते उनका, अगर बॉन्ड बनाते, सपोज अगर मेटालिक बॉन्ड बनाते तो मेटालिक रेडिया निकाल पाते, पर ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है। ओके, इसीलिए ये बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इसके लिए हमको ऐसी ट्रिक लगानी पड़ रही है, इनको सबसे करीब लेके आना पड़ रहा है और फिर इसका शॉर्टेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना पड़ रहा है, फिर हमें मिल रहा है वैन डर वाल्स रेडिया। आगे बात समझ में, पर सिर्फ इनमें इनर्ट गैसेस में अगर आप देखोगे पी ब्लॉक वाले चैप्टर में अगर हम लोग पढ़ेंगे, ओके, आगे अगर नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो है, इनमें ओके, ये जो क्रिप्टॉन और जेनॉन है ना, इनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ओके, ऐसे तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, पर ऊपर वाले तीन चलो ठीक है, पर ये जो नीचे वाले दो है ना, ओके, थर्ड लास्ट में ये जो दो है, ये थोड़े रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ओके, और इसीलिए हम लोग इनका जो रेडिया है, इनका रेडिया हम लोग कोवेलेंट रेडिया के टर्म्स में हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ओके, तो ये था थोड़ा सा एक्सेप्शन इनमें। आगे बात समझ में, तो दोस्तों अब ट्रेंड्स को समझने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ओके, ना ही एटॉमिक रेडियस का, पर बाकी के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको एक बार समझ लिया ना आपने, तो ऐसे समझ लो इस चैप्टर का आधा काम तो आपने कर ही लिया है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। वैसे तो ये चीज आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ी है, पर मैं इस चीज को एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो स्लेटर्स रूल है ना, ये हमें बिल्कुल बहुत मदद करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने के लिए। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो हम लोग ने पढ़ा है। देखो न्यूक्लियस, सपोज मैंने इस क्लोरीन एटम को लिया है, तो ये क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है, ओके, वो कितना होगा, इस न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना, सबसे पहली चीज तो 17 प्रोटॉन्स होते हैं क्लोरीन में, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ओके, 17। अब इस न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो Z = 17 बोल देते हैं हम लोग। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो न्यूक्लियस है, हमें पता है सिंपल सी चीज है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस ये जो न्यूक्लियर चार्ज है 17 का, ओके, तो हमें क्या लग रहा है कि देखो ये न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो चलो ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 17 का न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा होगा। गलत है, यही हमारी जो सोच है ये गलत हो रही है। क्यों? एक चीज हम लोग भूल रहे, जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो करेगा, क्योंकि वो भी तो लाइक चार्जेस है। ओके, अनलाइक नहीं है पर लाइक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिंपल सा बेसिक लॉजिक है हमारा, हमने पढ़ा हुआ। तो क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा,
तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है उतने फोर्स से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दूर भी जा रहा है, पास में भी खींच रहा है, तो कुछ नेट अट्रैक्शन होगा, राइट। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ रहा है, ओके, तो हम लोग बात सिर्फ किस इलेक्ट्रॉन की करते हैं, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने के लिए हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अब लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की, सपोज इस इलेक्ट्रॉन की, ओके। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमारा जो न्यूक्लियस है वो खींच रहा है, चलो ठीक है, पर इसी इलेक्ट्रॉन को, ओके, उसके ही शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये रिपेल कर रहे हैं, ओके, ओके, ये भी रिपेल कर रहा है इसको, ओके, रिपल्शन हो रहा है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ऐसे इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को, ओके, रिपेल कर रहे हैं। वैसे ही अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, ओके, उसके अंदर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, ओके। तो अब जो न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ रहा है ना, ओके, वो उतना नहीं रहेगा जितना एक्चुअल में वो न्यूक्लियस उसको खींच रहा है उतना, क्योंकि ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भी उसको पीछे की तरफ ढकल रहे हैं, ये न्यूक्लियस उसको सामने की तरफ, उसकी तरफ खींच रहा है, ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इसको पीछे की तरफ ढकल रहे हैं, तो कुछ नेट अट्रैक्शन होगा, ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। ये न्यूक्लियर चार्ज नहीं बैठेगा अब इसके ऊपर 17 का, कुछ नेट वाला बैठेगा, ओके, जो इस रिपल्शन को माइनस करने के बाद मिलेगा, और इसी रिपल्शन को हम लोग कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, ओके, जिसको हम लोग माइनस कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर चार्ज के साथ। जब हम लोग हमारे न्यूक्लियर चार्ज के साथ, ओके, न्यूक्लियर चार्ज के साथ इस शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो हमें नेट मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज, और इसी नेट न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बन गई बात। तो अब इस शील्डिंग कांस्टेंट को कैसे ढूंढे भाई? देखो, न्यूक्लियर चार्ज तो हमको मिल जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन से चिपका दो यहां पर उस नंबर को, न्यूक्लियर चार्ज हो गया। शील्डिंग कांस्टेंट कैसे पता चलेगा भाई? कितना रिपेल कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इस बेचारे इलेक्ट्रॉन को, भले वो सेम शेल में हो या फिर अंदर वाले शेल में हो, कैसे पता चलेगा? इसका आंसर दिया स्लेटर भैया ने हमें, स्लेटर्स ने। तो इसके जो सिंपल ये जो रूल है ना, ये बस याद कर लो। पहला वाला तो रूल तो बहुत सिंपल सही है, बाकी के 3 रूल्स आपको बहुत काम में आएंगे। ओके, ये तो बस ये तो बस 2 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज के लिए काम आएगा, पर इंपॉर्टेंट है। देखो, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज होगा, स्लेटर ने क्या बोला, जैसे कि हीलियम, मैंने बना लिया, ये न्यूक्लियस है, ये हीलियम का फर्स्ट शेल है, ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज में, ओके, क्या होगा, हम लोग ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ओके, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल भी तो कर रहा है, तो नेट न्यूक्लियर चार्ज हम लोग ढूंढेंगे, सेम Z माइनस शील्डिंग, ओके। तो Z कितना होगा इस केस में? 2 होगा, क्योंकि अंदर 2 प्रोटॉन्स है हीलियम में, राइट, हीलियम 1s2, राइट, तो 2 प्रोटॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए। अब शील्डिंग कितना होगा? तो ऐसे केस में स्लेटर ने बताया सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज होगा ना, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है ना, ओके, तो इसका जो शील्डिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होगा 0.3, बस। तो 0.3 से माइनस कर दो तो मिल जाएगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो होगा कितना? 2 माइनस 0.3 1.7। तो हीलियम में 2 का न्यूक्लियर चार्ज नहीं पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, ओके, कितना पड़ रहा है? 1.7 का पड़ रहा है। उसी तरह से इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी 2 का नहीं पड़ रहा है, 1.7 का पड़ रहा है, क्योंकि ये भी इसको तो शील्ड कर रहा है। आगे बात समझ में आपको? ओके, वैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ये 3 रूल आपको याद करने, ओके। जो बाहर वाला शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल, उस आउटर मोस्ट शेल के ns या फिर np ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, तो वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन ये जो बाकी के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक पर्टिकुलर आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, ओके, रिपेल कर रहे हैं। तो उनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ओके, हर एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। वैसे ही उसके अंदर वाले शेल का जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे sp वाले ऑर्बिटल में, ओके, ये भी बाहर वाले शेल के उस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे जिसके ऊपर हम लोग कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है वो ढूंढ रहे हैं ना। जैसे कि ये सपोज, ओके, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहला वाला रूल, ओके, ns और np ऑर्बिटल जो होंगे, देखो ये पहला वाला, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में ns और np ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कितना शील्ड कर रहे हैं, जिसके ऊपर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है वो हम लोग ढूंढ रहे हैं। कितना शील्ड कर रहे हैं? हर एक इलेक्ट्रॉन 0.35 शील्ड कर रहा है, ऐसे समझ लो, ओके। वैसे उसके अंदर वाला शेल,
ओके, बाहर वाले शेल का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढ रहे हैं ना, तो बाहर वाले शेल के अंदर वाला शेल जो है उसमें NS, उसमें sp या फिर d ऑर्बिटल में, ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना शील्ड कर रहे हैं, 0.85, एक इलेक्ट्रॉन 0.85 कंट्रीब्यूशन कर रहा है शील्डिंग का, और उसके अंदर वाले जो शेल होंगे n-2 वाला हो जाएगा वो, राइट, ओके, बाहर वाले का अंदर वाला n-1, उसके अंदर वाला हो जाएगा n-2, तो इस n-2 या फिर उसके नीचे भी कुछ अगर शेल्स प्रेजेंट होंगे और उसमें sp d f कौन से भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, ओके, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल का उस इलेक्ट्रॉन जिसका हम लोग इफेक्टिव, जिसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है वो हम लोग ढूंढ रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ओके, 1 का पर इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, राइट, तो ये रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे ना तो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा सब चीज, ओके। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो यही क्लोरीन एटम है हमारा, इसी का एग्जांपल लेता हूँ, ओके। तो ध्यान देना, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है तो Z तो हमें पता है 17 है, ओके, बस शील्डिंग कांस्टेंट मिलने की देरी है, तो कैसे ढूंढेंगे, यही रूल्स अप्लाई करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का तो हम लोग ने देख लिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या है रूल, NS और NP, ओके, आउटर मोस्ट शेल के S या फिर P ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, उनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन है 0.35 उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए आउटर मोस्ट शेल का। कैसे, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं क्लोरीन का तो और आसान हो जाएगा, 17, ओके, तो नियॉन नहीं लिखूंगा मैं, सारा लिख देता हूं, ओके, ताकि हमें समझ में आ जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओके, तो हो गए 10 12 17। अब ये है थर्ड शेल, आउटर मोस्ट शेल, करेक्ट। तो आउटर मोस्ट शेल के अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 में से हम लोग 7वें इलेक्ट्रॉन का, सपोज 7 में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है ये हम लोग ढूंढ रहे हैं। उसके लिए Z लिया मैंने 17, वो हमें पता है, माइनस शील्डिंग कितना हो रहा है वो आप ढूंढ रहे हैं हम लोग। कितना हो रहा है कैसे पता चलेगा, पहला रूल हम लोग को क्या बता रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी शील्डिंग हो रहा है उसी शेल के बाकी के इलेक्ट्रॉन द्वारा, ओके, वो पर इलेक्ट्रॉन है 0.35, तो ये 0.35 का शील्डिंग दे रहा है, ये 0.35 का शील्डिंग दे रहा है, ये 0.35 का, ऐसे ही बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 7 है बाहर में, इसको छोड़ के बाकी के 6 हो जाएंगे, तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स 0.35 का शील्डिंग दे रहे पर, ओके। तो मैं अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करूंगा, 6 × 0.35 लिख देता हूं मैं, ओके, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की मुझे शील्डिंग मिल जाएगी। आगे बात समझ में? दूसरा आगे का रूल, ओके, देखो ये NS और NP, आउटर मोस्ट शेल के NS और NP वाले ऑर्बिटल्स में, देखो आउटर मोस्ट शेल के NS और NP वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दे रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन 0.35 का शील्डिंग, पर इलेक्ट्रॉन 0.35 का, 6 इलेक्ट्रॉन्स का 6 × 0.35, क्लियर हो गई बात। अंदर वाले शेल के SPD, ओके, कोई भी SPD ऑर्बिटल में, ओके, अंदर वाले शेल के SPD ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन देगा, 0.85। तो अंदर वाला शेल ये है देखो, ओके, सेकंड शेल यहां पर देखो 2, सेकंड शेल, तो हर टाइम ये बनाते बैठना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो अंदर वाले शेल का SP या फिर D ऑर्बिटल, इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर इलेक्ट्रॉन 0.85 का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन देंगे, ओके, तो ये 0.85 से शील्ड कर रहा है, 0.85 से 0.85 से 0.85 से ऐसे, अंदर वाले 0.85 से 0.85 से ऐसे, ओके। तो कितने हैं अंदर, देखो 6 + 2 8, तो 8 × 0.85, तो सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स का मिल जाएगा हमें शील्डिंग कंट्रीब्यूशन अंदर वाले शेल का, ओके। उसके अंदर वाला शेल n-2 3 - 2 1 n-2 एंड बिलो, तो उसके अंदर भी अगर कोई शेल अगर प्रेजेंट होगा, पर्टिकुलर एटम में होते ही है ना, राइट, सिर्फ 3 शेल वाले थोड़े एटम होते हैं, 4 5 6 7 शेल्स वाले भी एटम होते हैं, तो उसके अंदर वाला भी शेल अगर होगा, ओके, n-2 या फिर उसके अंदर वाला शेल, उसके अंदर वाले शेल में या फिर n-2 वाले शेल में SP D और F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, पर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा 1 का, ओके। तो ये रह गया अंदर वाला शेल, ओके, मतलब अंदर के अंदर वाला शेल, n-2 वाला शेल, ओके। तो यहाँ पर देखो n-2 वाला शेल, ओके, फर्स्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, पर इलेक्ट्रॉन कितने शील्डिंग है, कितनी है, 1 की, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 × 1। बात समझ में आ गई? इसको मैंने 6 क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग 7वें इलेक्ट्रॉन पर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढ रहे हैं ना, तो उसका कैसे हम लोग खुद को कैसे शील्ड करेगा ना, वो बाकी के मिलके उसको शील्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें से 6 ही लिए।
आगे बात, पर ये तो अंदर वाले हैं ना, ये तो सारे के सारे मिलकर शील्ड करेंगे, ये अंदर वाला है, ये तो सारे के सारे मिलकर शील्ड करेंगे। आउटर मोस्ट वाले में से एक को छोड़ना है, क्योंकि उसी के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना पड़ रहा है वो ही हम लोग ढूंढ रहे हैं। आगे बात क्लियर हो गई। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, ओके, तो चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए यहाँ पर पहली एक बार। तो 0.35 इंटू 6, 5 30, 21, तो 2.10 आ गया, ओके। फिर 8 इंटू 0.85, 0.85 इंटू 8, 5 68, ओके, 6.8। और फिर 2 इंटू 1, चलो, तो 2.1, 6.8, तो 1 + 8 9, राइट, 0.0, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 9। फिर 2 + 6 8 + 2 10, 10.9, ओके। तो ये मिल गया हमें शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो डाल दो अब 17 - 10.9, ओके। तो देखो कितना आ जाएगा आपको आंसर। 17 - 10 तो होता है 7, 7 में से फिर से 0.9 माइनस कर लो तो 6.1 हो जाएगा। तो ये है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सोचो 17 न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, उसमें से सिर्फ 6.1 न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है, ओके, उस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर। देखो स्लेटर ने हमारी कितनी ज्यादा मदद की ये समझने के लिए, ओके। और इसी चीज को समझेंगे ना आप, तो आपको आगे की सारी चीजें ऑटोमेटिकली, बहुत सारी चीजें की रीजन यही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब समझते हैं एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को, ओके। तो हम लोग ट्रेंड सिर्फ देखेंगे इस चैप्टर में एस और पी ब्लॉक के लिए, ओके। डी और एफ ब्लॉक में नहीं घुसेंगे, ओके। अक्सर कई सारे किताबों में आपको इसी चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक के भी एक्सेप्शनल ट्रेंड्स बताए गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग की खिचड़ी हो यहां पर ही, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें पर्टिकुलर ब्लॉक वाले चैप्टर में तो पढ़ने ही वाले हैं। तो क्यों गड़बड़ भाई करे ना, क्यों भागम भाग करे, तब हम लोग समझेंगे एक्सेप्शनल चीजें। यहां पर इस चैप्टर में भी कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं, ओके, जो समझनी इंपॉर्टेंट है। पर वो कौन से वाले में है, फर्स्ट पीरियड या फिर सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट जो है उनमें जो एक्सेप्शनल बिहेवियर हो रहा है वो हमें बिल्कुल समझना है। बाकी के जो एक्सेप्शनल बिहेवियर्स है जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे के ब्लॉक वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनको हम लोग यहाँ पर खाली फुकट में पढ़ते नहीं बैठेंगे, ओके। वहां पर तो हमें पढ़ना ही है, तो यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करें, ओके। यहां पर हम लोग बेसिक जनरल ट्रेंड अच्छे से समझ लेते कुछ एक्सेप्शंस के साथ, ओके। तो यहां पर अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे हो रहा है, मतलब इसका मतलब होता है कि देखो इसका मतलब भी बच्चों को समझ में नहीं आता मोस्टली, सबसे पहली बात, ओके। इसी में वो उल्टा फुल्टा कर देते। जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे, सपोज ये है हमारा सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स, तो हम लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो उस टाइम पर ओके एटॉमिक रेडियस में कैसा बदलाव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस या फिर डिक्रीज हो रहा है, ये समझना है। कैसे समझेंगे हम लोग, चलो तो सबसे पहले मैं सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स का ही एकदम एग्जांपल ले लेता हूं। अब ये है हमारा लिथियम, ओके ओके 1s2 2s1, फिर अब बेरिलियम आएगा तो 2s2 हो जाएगा, ओके। फिर बोरॉन में 2p1, मतलब सेकंड सेल में ही तो जा रहा है, ओके। कार्बन में 2p2, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5 और नियॉन में 2p6, ओके। तो अब अगर नियॉन की बात यहां पर छोड़ दो, ओके, नियॉन को छोड़ देते, पर नियॉन को अगर छोड़ देंगे, ओके, तो ये हम लोग फ्लोरीन तक पहुंचे। तो हो क्या रहा है, देखो अक्रॉस द पीरियड हम लोग जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही ऐड हो रहा है, ओके। तो अब ये जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करेक्ट, राइट। इस चीज से तो सबसे पहली बात, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या है, मैंने बोला था सिंपल डेफिनेशन से ही काम चलाएंगे हम लोग, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बस। तो यहां से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके। डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, पर ध्यान दो जरा, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, चलो बात ठीक है, पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना। देखो यहां पर लिथियम है न्यूक्लियर चार्ज 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, 7, 8, 9, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही ऐड हो रहे। तो अगर आप ध्यान दोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, ओके, इसके ऊपर, तो इसका वैल्यू क्या है, Z माइनस शील्डिंग। तो ये जो Z की वैल्यू है ना ये तो बढ़ते बढ़ते जा रही है, ओके। पर
ये जो शील्डिंग की वैल्यू है, ओके, भले इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे, पर आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे लिथियम से लेके ओके फ्लोरीन तक, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, देखो ये वैल्यूज, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, आप खुद भी कैलकुलेट बिल्कुल करके देखना, जैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया था क्लोरीन के लिए, वैसे ही डिट्टो सेम, ओके। आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, अक्रॉस द पीरियड हम लोग जब जा रहे हैं, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। देखो वैल्यूज देखो 1.3, 1.9, 2.6, 3.2, 3.9, 4.5, 5.2 बढ़ रहा है ना। तो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ज्यादा स्ट्रांगली पुल करना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली, ओके। तो हम लोग जैसे ही लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली पुल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स और करीब और करीब और करीब और करीब आते जाएगा, करीब करीब आ रहा है मतलब साइज कम कम हो रहा है, खत्म। ऐसे याद रखना है, थोड़ी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी आपको ये ट्रेंड्स को समझने के लिए, पर एक बार आपने ये समझ लिया ना, थोड़ी इमेजिनेशन पावर बढ़ा ली, ओके, तो फटाफट आपको ट्रेंड्स याद हो जाएंगे। ट्रेंड्स को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, समझना है इस चीज को। अगर समझोगे नहीं तो आगे के चैप्टर्स में बहुत दिक्कत आएगी, ओके। बेसिक सी चीज है यहाँ पर, आगे बात समझ में थोड़ा इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में या फिर कहीं पर भी आपको किसी ने भी पूछा तो आपके दिमाग में ही आपको सोचना है और बताना है ना कि भाई इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो आपको खुद ही इमेजिन करना है उस चीज को। क्लियर हो गई बात? तो अभी से शुरू कर दो उस चीज को, इमेजिनेशन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। इमेजिनेशन करोगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात? फिर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, देखो डाउन द ग्रुप तो सिंपल सी कहानी है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ओके। जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं एस और पी ब्लॉक में, ओके। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो मैंने पहले बताया, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस वाले इसमें देखो लिथियम में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ओके, या फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लिथियम का होगा हीलियम 2s1, ओके। वैसे ही सोडियम का होगा नियॉन, ओके, 3s1। आर्गॉन का भी क्रिप्टॉन का सॉरी पोटेशियम का होगा आर्गॉन 4s1, इसका होगा क्रिप्टॉन 5s1, ज़ेनॉन 6s1, करेक्ट। तो अब इनका अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, लिथियम में जो है सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सोडियम के थर्ड शेल के एस ऑर्बिटल में जा रहा है, पोटेशियम के फोर्थ शेल के, रुबिडियम के फिफ्थ शेल के और सीजियम के सिक्स्थ शेल के एस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊं तो भी आपको समझ में आएगा, ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल। लिथियम के सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ओके। मतलब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इतना भी आप याद रखोगे तो भी चलेगा, इतना भी समझोगे तो भी चलेगा। देखो फिर सोडियम के थर्ड शेल में जा रहा है, पोटेशियम के फोर्थ शेल में जा रहा है, रुबिडियम के फिफ्थ शेल में जा रहा है, ओके, सीजियम के सिक्स्थ शेल में जा रहा है। हो क्या रहा है देखो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस या और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, ओके, डाउन द ग्रुप। सिंपल था। अब आते हैं आयनिक रेडियस के ट्रेंड्स पर, ओके। आयनिक रेडियस मतलब आयन का रेडियस, ओके। सेम उसका भी लॉजिक होगा, आयन होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा आयनिक रेडियस, पर वो होगा आयन में, ओके। इसका भी ट्रेंड एग्जैक्टली एटॉमिक रेडियस जैसा ही है, डिट्टो सेम, ओके। अक्रॉस द पीरियड जब जाएंगे हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनिक रेडियस कम 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 होते जाएगा, ओके। सेम रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसीलिए। अब आयंस के केस में भी आप अगर देखोगे, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है हम लोग का टाइम बचाने के लिए, ओके। ये कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो, पर बिल्कुल करना, ओके, बिल्कुल चेक करना इन वैल्यूज को, ताकि आपको खुद से जब करोगे ना तब समझ में आएगा। अगर बस मेरे वैल्यूज को देख के आप समझ लोगे तो शायद मतलब आपको उतना कॉन्फिडेंस ना लगे कि भाई कैसे हो रहा है इंक्रीज, देखे तो हम भी, तो आप खुद भी करके देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई शील्डिंग कैसे इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हम लोग अब देख रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, पर शील्डिंग इतना अच्छा खासा बढ़ नहीं रहा है। तो शील्डिंग के कम बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे अच्छा खासा बढ़ रहा है, ओके, ये समझ में आ जाएगा आपको बात। तो देखो लिथियम बेरिलियम, लिथियम की बात छोड़ दो सिर्फ, ओके, लिथियम थोड़ा सा ज्यादा इसकी वैल्यू है बेरिलियम से भी, पर बेरिलियम से अगर आप आगे देखोगे तो सारे केस में, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.3, 2.9, 3.6, 4.2, 4.9, 5.5 बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा 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 तो क्या होगा, न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है पास 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 आते जाएगा, पास पास आ रहा है मतलब साइज कम कम हो रहा है। आयनिक रेडियस में भी करेक्ट, ओके, अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप सेम लॉजिक,
नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। लिथियम के केस में भले अब एक इलेक्ट्रॉन गया हो तो अब इलेक्ट्रॉन 2s1 में नहीं होगा लिथियम प्लस का, ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा 1s में ही, ओके, तो इसका होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2, करेक्ट। ये जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन जैसे, ओके, पोटेशियम का होगा आर्गॉन जैसे कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जेनॉन, रुबिडियम प्लस का होगा क्रिप्टॉन जैसे, सीजियम प्लस का होगा जेनॉन में से। अब देखो हमें पता है, ओके, ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, इसका है सेकंड शेल में, इसका है थर्ड शेल में, इसका है फोर्थ शेल में, इसका है फिफ्थ शेल में। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, ओके, तो 1 2 3 4 5, तो लिथियम प्लस में है फर्स्ट शेल में, सोडियम प्लस में, सेकंड शेल में, पोटेशियम प्लस में है थर्ड शेल में, रुबिडियम प्लस में, फोर्थ शेल में, सीजियम प्लस में, फिफ्थ शेल में। क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है न्यूक्लियस से भैया, तो हो क्या रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, तो आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है। ओके, हो गई क्लियर बात। चलो अब आयनिक रेडियस में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो, ओके, जैसे कि हमें पता ही है कि कोई भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके निकाल दिया जाए, ओके, तो होगा क्या, वो आयन बन जाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। पर अब आयन बन जाएगा तो साइज में क्या फर्क होगा, ओके, ये जो आयन बन रहा है, कटायन जो बन रहा है, हमें पता है ये कटायन होता है, तो कटायन जो बन रहा है इसका साइज पैरेंट एटम से ज्यादा होगा या कम होगा, यही चीज हमको समझनी है। वैसे ही अगर हम लोग एटम में इलेक्ट्रॉन को बोले कि चलो चिपक जा एटम में इलेक्ट्रॉन, ओके, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, अनायन बन जाएगा। अब इस अनायन का साइज एटम से बड़ा है या छोटा है, ये भी कैसे समझे, ओके, तो होता क्या है, देखो, जब कटायन बन जाता है तो उस कटायन का साइज पैरेंट एटम से कम होता है, ओके, क्यों कम होता है, चलो समझते हैं। तो देखो ये है हमारा पैरेंट एटम, सपोज बेरिलियम, ओके, ये है हमारा कटायन बेरिलियम का, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छूमंतर हो गया तो बेरिलियम प्लस हो जाएगा, ओके। अब ये जो बेरिलियम प्लस बन रहा है बेरिलियम से, देखो एक बात तो आपको क्लियर होगी, यहां पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो बेरिलियम में यहां पर 4 है और बेरिलियम प्लस में भी 4 ही तो है, ओके, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 4 थे, ओके, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक पर्टिकुलर शील्डिंग बन रही थी, वो पर्टिकुलर शील्डिंग आ रही थी, और हम लोग ने नंबर ऑफ मतलब प्रोटॉन्स या फिर न्यूक्लियर चार्ज को शील्डिंग से माइनस कर दिया, तो हमें मिल जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वैल्यू मैंने यहां पर निकाल दी है, तो आप भी खुद निकाल लो, ओके, यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक छूमंतर हो गया, तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो शील्डिंग हो रही ना वो कम हो जाएगी, ओके, तो शील्डिंग कम हो गई, यहां से आ गए, शील्डिंग कम हो रही है, तो हमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है ना वो क्या मिलेगी, वो ज्यादा मिलेगी, ओके, और कितनी ज्यादा, क्या कौन सी क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी, देखो वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ओके, 2.3, आप भी कैलकुलेट कर लेना पॉज करके। अब क्या मिला आपको, देखो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रह रहा है, पर इलेक्ट्रॉन की छूमंतर होने की वजह से शील्डिंग कम हो रही है, इसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है 1.9 से 2.3। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लोजर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लोजर आएगा मतलब साइज कम होगा, तो कटायन बन रहा है तो साइज कम हो रहा है, इसीलिए कटायन का साइज कम है देन द पैरेंट एटम, सिंपल सी बात, ओके, क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्लियर। वैसे ही अगर कटायन के ऊपर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उसका साइज कम होता है, देखो सेम लॉजिक, बेरिलियम प्लस से इलेक्ट्रॉन को छूमंतर कर दो तो बेरिलियम 2 प्लस बन जाएगा, इसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करो, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो ये क्या हो रहा है, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैसे ही, ओके, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज तो 4 ही रहेगा, पर शील्डिंग और कम हो जाएगी, इससे शील्डिंग और कम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, ओके, और कितना बढ़ रहा है, और क्या क्या है वैल्यू, देखो 3.7, कैसे बढ़ रहा है, देखो 2.3 से 3.7 बढ़ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो देखो बेरिलियम प्लस से हम लोग ने क्या किया, चार्ज को बढ़ाया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन को छूमंतर करवा के, तो क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो बेरिलियम प्लस का जो साइज इतना था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अब न्यूक्लियस और ज्यादा ताकत से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन और क्लोज आएगा, तो साइज कम हो जाएगा बेरिलियम 2 प्लस का, बेरिलियम प्लस से हो गया, इसका भी रीजन क्या है, सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आगे अनायन के केस में भी, जब देखो एग्जांपल ये ऑक्सीजन ले लेते, तो ऑक्सीजन के केस में भी देखो 8 है इसका न्यूक्लियर चार्ज, ओके, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो पर्टिकुलर शील्डिंग देंगे, आप कैलकुलेट कर लेना, और इसको माइनस करने के बाद, Z से माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये, ओके। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन को चिपका दो, डाल दो इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम में, जबरदस्ती कर दो, चलो इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लो, इसको बोल लो,
तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये O माइनस बन जाएगा। अब ये जब O माइनस बन रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत शील्डिंग बढ़ जाएगा। आप देखोगे ना इस शील्डिंग के वैल्यू को तो आपको दिखाई देगा शील्डिंग थोड़ा बढ़ रहा है, और शील्डिंग थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ना वो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो इससे थोड़ी कम मिलेगी। देखो 4.2। तो क्या हो रहा है, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घटेगा तो सपोज यहां पर ऑक्सीजन में इतना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घटेगा तो न्यूक्लियस थोड़ा कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो थोड़ा कम अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा। थोड़ा दूर जाएगा मतलब पहले से साइज बढ़ गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद साइज बढ़ गया, खत्म। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। सेम लॉजिक बनेगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो इसका क्या करें हम लोग ने, नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया अनायन का। ओके, द चार्ज ऑफ AN माइनस इंक्रीजेस, ये अनायन है इसका चार्ज बढ़ा दिया। ओके, तो इसका चार्ज बढ़ने के बाद क्या हो गया, साइज भी बढ़ गया, क्योंकि यहां पर भी देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4.2 से 3.85 हो रहा है। सेम लॉजिक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हम लोग ने अभी देखा था साइज बढ़ेगा, तो इसीलिए साइज बढ़ रहा है। चलो अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में थोड़ा देखते हैं। ओके, तो ये ऐसे स्पीशीज होते हैं, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, खत्म। ओके, पर इनका थोड़ा डेफिनेशन ना थोड़ा अलग एक डेफिनेशन भी है। ओके, जो भी हम लोग मानते हैं कि भाई ये भी इसका डेफिनेशन है, ऐसे स्पीशीज भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। कैसे कैसे कैसे? देखो, ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम स्ट्रक्चर हो। ओके, अब भले ये तीनों चीज अगर उनमें है सेम, भले उनमें एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एग्जांपल देखो ये है। ओके, ClO4 माइनस, BrO4 माइनस, IO4 माइनस, देखो इनमें आप कैलकुलेट काउंट करोगे सेम नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे आपको। ओके, 4 है, 5 है, सॉरी 1 2 3 4 5, और इनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मिलेंगे और सेम स्ट्रक्चर भी है इन तीनों का। भले इनमें एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट के, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, भले ऑक्सीजन सेम है पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग एटम्स है। आगे बात समझ में, इनको भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। फिलहाल तो हम लोग इस डेफिनेशन को लेके चलेंगे, ये वाला डेफिनेशन भी याद रखना कि ये दूसरा डेफिनेशन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। क्लियर हो गई बात? अब होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। हम लोग ने क्या बोला, वो सारे स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो मैं इस स्पीशीज का एग्जांपल ले रहा हूं, इन चारों का, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस। आप देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें। Mg2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Na प्लस 10, Na सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 10 हो गए। फ्लोरीन माइनस, 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, F माइनस बन गया, 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 10 हो गए। ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सारे में देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब इनमें इनका जो साइज है ये कम कम होता है जब हम लोग इनको ऐसे तरीके से अरेंज करेंगे कि उसमें इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो देखो मैंने O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, इसको ऐसे लिखा, इस तरह से लिखा देखो कि O2 माइनस में देखो कितने हैं, 8 प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियर चार्ज 8 है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग बाद में देखेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज 8 है। फ्लोरीन माइनस में न्यूक्लियर चार्ज 9 है, भले इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा लिया है पर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो 8, 9, 11, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 12 होगा इसमें न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो जब मैं इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज में इनको सजा रहा हूं तो इनकी साइज जो है ना वो कम कम हो रही है। क्यों? सिंपल सी बात है, देखो अगर इनमें ओके ये है दूसरा शेल, ये है पहला शेल, ये है इनका न्यूक्लियस। ओके, तो पहले शेल में इनमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में इनमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पर न्यूक्लियस पे चार्ज था 8, तो 8 न्यूक्लियर चार्ज इनको खींच रहा है। 9 बन गया तो और अच्छे से खींचेगा। ओके, 10 बन गया तो और अच्छे से खींचेगा, 11 बन गया तो और अच्छे से खींचेगा, मतलब करीब करीब आएंगे ना ये। 8 में यहां पर था, 9 में और अच्छे से खींच रहा है मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है मतलब करीब आएगा। ओके, तो साइज कम हो गया। 11 में और करीब आएगा क्योंकि और अच्छे से स्ट्रांगली खींचेगा, तो और करीब आएगा मतलब 9 से और साइज कम। तो साइज कैसी हो रही है, पहले 8 में इतनी थी, 9 में इतनी हो गई, 11 में इतनी हो गई, 12 में और कम हो गई, तो साइज कैसी होगी, कम कम हो गई। ओके, अब ये क्यों बोला है मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है तब भी इनकी साइज डिक्रीज हो रही है। ओके, तो देखो सिंपल सी चीज है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या ही होता है, Z माइनस, ओके शील्डिंग। तो देखो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही तो है, 10 ही तो है सारे स्पीशीज में, तो शील्डिंग का कंट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। तो चेंज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो देखो अब ये जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये सपोज एक कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज 10 ही है ना, तो इफेक्टिव सपोज 10 लिया मैंने, ओके 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब शील्डिंग भी 10 नहीं होगी, शील्डिंग कुछ अलग होगी, ओके पर सपोज मैंने 10 लिया, ओके और इफेक्ट और ये जो न्यूक्लियर चार्ज है मैं आर्बिट्ररी नंबर्स ले रहा हूँ, ओके 20 लिया मैंने, ओके तो 20 माइनस 10 हो गया 10, फिर 30 लिया मैंने, 30 माइनस 10 हो गया 20, ओके तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहा हूँ ना मैं, 40 लिया मैंने, तो 40 माइनस 10 हो गया कितना 30, तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ ही रहा है ना। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शील्डिंग कांस्टेंट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जब इंक्रीज होता है तब इनकी साइज डिक्रीज होती है। आसानी होगा कि आप सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज याद रख लो तो भी आपका काम बन जाएगा, ओके। तो आपको दिया रहेगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सपोज दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, बस उनका न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है, जिसका ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उसका साइज उतना उतना कम, खत्म, ओके। चलो अब पहले दो ट्रेंड्स हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए, आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का। इसके बाद वाले ट्रेंड्स आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो बेसिक्स हमने उसमें पढ़े हैं यही हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें भी, ओके। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, ओके। जितनी भी एनर्जी लगती है, ओके, किसके लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो सपोज मैंने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया, ओके, उस एटम को आइसोलेट किया गया है, फिर उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया गया है, ओके। तो ऐसे आइसोलेटेड गैसियस एटम को मैंने लिया जो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब नॉर्मल, ओके, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, उसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, ग्राउंड स्टेट में। तो ऐसे एटम से मैं अगर इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालूं तो मुझे कुछ एनर्जी लगती है, ओके, और वही एनर्जी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। तो इसके बाद निकालने के बाद ये एटम बन जाएगा आयन, राइट, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ओके। अब ये जो एनर्जी लगती है ना, एनर्जी लगती है इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये जो एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको जो भी एंथैल्पी होगी हम लोग इसको पॉजिटिव साइन देंगे, क्योंकि एनर्जी हमें लगती है, ओके। जब अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इस एनर्जी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं इन यूनिट्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल्स पर मोल में, ओके। अब कोई भी स्पीशीज हो, ओके, उसमें जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब सपोज ये है मेरा एटम, ओके, सपोज एल्यूमिनियम का एटम है, ओके, इसमें बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, आउटर मोस्ट शेल वाले, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर 8 है और उसके अंदर 2 है, बीच में न्यूक्लियस है, ओके, 2 8 3। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो उसको एनर्जी जितनी लगती है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, ऐसे। तो ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल, ओके, आई डेल्टा एच, ऐसे डेल्टा एच के बीच में आई लगाएंगे हम लोग, और ये है 1, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरे वाले को बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये तो आपको क्लियर ही हो गया। पर होता क्या है, देखो कोई भी स्पीशीज, जैसे कि हम लोग ने स्पीशीज लिया, उसमें जो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी देन दूसरी, और दूसरी कम होगी देन तीसरी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो लग रही है वो, उसको निकालने के बाद होता क्या है, ये हमारा जो एल्यूमिनियम का एटम है ये बन जाएगा Al+, ओके, एल्यूमिनियम से बन जाएगा Al+, और हम लोग ने देखा है, देखो जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ओके, और वो कटायन बन जाता है, क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, राइट। हम लोग ने कैलकुलेट करके भी देखा है, बेरिलियम से बेरिलियम+ हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था, ओके। फिर और Al+ से Al2+ बन गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ रहा था, Al2+ से और Al3+ बनेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी बढ़ेगा, राइट। तो हो क्या रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आयन बन रहा है, आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच रहा है, ज्यादा पावर से खींच रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन से खींच रहा है न्यूक्लियस अब Al+ में। तो अब ऐसे आयन से, ओके, Al+ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना
थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। और आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो लगती है वो। अब पहले वाले केस में जितनी एनर्जी लग रही थी, दूसरे वाले केस में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि दूसरे वाले केस में एल्यूमिनियम प्लस में अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो न्यूक्लियस अब ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है, तो ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा एनर्जी लग रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरे वाले, मतलब जो आयन है, दूसरे अपना आयन है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो लग रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले वाले। देखो दूसरा वाला है ज्यादा एज कंपेयर टू पहला वाला। क्लियर हो गई बात। अब इसी में से ओके इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, अब ये हो जाएगा राइट Al2+। अब फिर क्या हो रहा है, इससे कम, इसके कंपैरिजन में ओके इसके कंपैरिजन में इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियस और स्ट्रांगली खींच रहा है इन इस वाले अब ये जो लास्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा है ना, इसको और स्ट्रांगली खींच रहा है, क्योंकि लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसको और स्ट्रांगली खींचेगा तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी राइट। इसमें से अब Al2+ में से, अब Al2+ में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू दिस, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या क्या बोलते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आ गई बात समझ में। ओके तो ये तो सिंपल सी चीज थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर लिया इसको। ओके ये तो आपको समझ में भी आ जाएगी पढ़ के भी। क्लियर हो गई बात। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ओके अब हम लोग ना एक चीज का इस्तेमाल मतलब इस इफेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यूज से हम लोग एक चीज पता कर सकते हैं, क्या कि भाई उस पर्टिकुलर एटम, उस पर्टिकुलर एलिमेंट है ना, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके तो सपोज देखो अगर मेरे पास सोडियम के आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का डेटा है, ओके तो देखो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5.1 है, सेकंड है इतना 47 है, थर्ड 71 है, फोर्थ 98 है। ओके मतलब फर्स्ट मतलब क्या, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लग रही वो। ओके सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा Na+। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है Ie2। ओके तो ये बन जाएगा यहाँ पर Na2+। अब Na2+ में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लग रही है वो है Ie3+, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो बन जाएगा Na3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऐसे आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अब तो अब ये जो वैल्यूज देखने के बाद एक चीज हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके देखो 5 से डायरेक्टली जंप हो रही है वैल्यू 47 पर, और फिर 47 से 71, 71 से 98, तो यहां पर जो डिफरेंस है देखो 47 से लेकर 71 रफली 20 के आसपास का है। ओके यहां पर भी डिफरेंस जो है रफली 25, 27 मतलब के आसपास है। ओके पर यहां पर देखो 5 से लेकर डायरेक्ट 47, तो 40 का डिफरेंस है, मतलब डबल डिफरेंस है। तो यहां से यहां पर जंप हो रहा है, सडन जंप हो रहा है ना, जहां पर सडन जंप हो रहा है समझ में आ जाएगा कि भाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर खत्म हो गए थे। ओके पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए थे, इसीलिए इसके अंदर के कोर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ रहा था, और अंदर के कोर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो तो बाप रे भयानक, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। देखो दिखाता हूं मैं आपको, सोडियम में बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लग गई, ठीक है चलो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम, तो देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम, ये है Na+। ओके ये था हमारा Na। अब देखो ये Na+ ने किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, नियॉन का। ओके काफी ज्यादा स्टेबल है ये। तो अब इस वाले शेल से जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब महाभयानक डेंजर काम, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके तो इसीलिए जब कभी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो अचानक से ही बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और वो अचानक से ज्यादा एनर्जी जो लग रही है वो दिखाई देगी हमें इस वैल्यूज में, जहां पर दिखाई दी समझ जाना है उसके पहले ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, एक ही है। हमें पता है ये सोडियम में एक ही तो होता है। ओके 1s2 2s2 2p6 हो गए, 2 में 8 और थर्ड में एक ही तो होता है, तो बरोबर हमको वैल्यू आंसर मिल गया। ओके इसी तरह से आप देखो एल्यूमिनियम का भी ढूंढ सकते हो। देखो पहला निकालने के बाद 5.9, ठीक है चलो 18, ठीक है दूसरा निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन, तीसरा निकालने के बाद चलो 28, तो चलो लाइन में चल रहा है, मतलब 5-10 5-10 से 10-10 से बढ़ रहा है। पर बाद में फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्ट 119 28 से, बाप रे बाप, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके एकदम सडन जंप हो रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। समझ जाएंगे हम लोग यहां तक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 है। ओके ये सारे जो वैल्यूज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। ओके क्लियर हो गई बात ये यहां तक।